नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये केवल एक चैप्टर नहीं बल्कि आपको पूरे फिजिक्स की झलक है कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्या होती है साइंस, क्या होती है फिजिक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर लाइफ। ये समझ लीजिए फंडामेंटल ऑफ ABC। जैसे आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बचपन में पढ़ा था, वैसे ही आप जो है एक नई अल्फ़ाबेट बना लीजिए जिसमें फिजिक्स के सारे टर्म्स हों, तब आपको फिजिक्स से जो है दोस्ती हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करें। बहुत ही खास आर्टिकल है ये, फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले ये बोला जाएगा कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होती है, कैसे इसका जो है इसकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत जो है पढ़ने में बड़ा आपको रोचक लगेगा। तो चलिए पहले सारे आर्टिकल्स हम लोग यहाँ डिस्प्ले करा लेते हैं वन बाय वन, जो हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, कैसे बनी, किस शब्द से बनी है। स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स, ये एक्सपेरिमेंट तो फिजिक्स के ज्ञान होते हैं। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से क्या रिलेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत खास चीज़ें हैं ये, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो या ना हो। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। देखिए, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं जो हर जगह होल्ड करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज साइंस। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि साइंस वर्ड जो है ये लैटिन का है, लैटिन वर्ड है जो कि साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका मकसद होता है जस्ट टू नो, जानकारी प्राप्त करना। इज कॉल्ड द साइंस, द नॉलेज विच मैन हैज गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। When these are organized systematically, then the science is developed. Are you getting or not? तो ये जो है साइंस शब्द है क्या, कहाँ से आया है, उसके बारे में आपको बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। There is nothing in the science if it is not in organized manner. It means पहली कंडीशन है साइंस की कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये जो वर्ड फिजिक्स आप पढ़ते हो, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फुसिस, जिसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एरिस्टोटल। इट वाज द एंशिएंट साइंटिस्ट एंड द ग्रेट फिलोसोफर who introduced this word. And as we know that, देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो प्रकृति के राज को जानना चाहता है, और वहीं से जो है फिजिक्स की शुरुआत होती है। As you know that man has always been fascinated by the nature, so he questioned and sought answers for every phenomena. सब कुछ जानना चाहता है वो कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जो नेचर ने उसको ऑफर कर रखा है उसको वो जानना चाहता है। इट मीन्स इन अ सिंपल वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड द फिजिक्स। तो ये अगर शब्दों की बात बोली जाए तो ये होती है हमारी फिजिक्स। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द इवेंट्स इन नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज। देखिए, कुछ बेसिक नियम हैं, उनको फॉलो करते हुए नेचर अपने जो है सभी एक्शंस को वो शो करता है। एंड फिजिक्स इज दैट विच रिवील्स दीज बेसिक्स लॉ फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशंस। ये बड़ी खास बात है। देखिए, अब देखिए हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको समझते हैं कि देखिए ये है क्या। देखिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप प्रकृति में कुछ देखते हैं तो एक सवाल करते हैं, आस्क अ क्वेश्चन,
नाउ देन आफ्टर डू बैकग्राउंड रिसर्च, उसके लिए हम लोग जो है तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और उन तथ्यों के बिहाफ पर वी कंस्ट्रक्ट एन हाइपोथेसिस। और वो जो हाइपोथेसिस है, देखिए फिजिक्स में बहुत से हाइपोथेसिस हैं जो बिना एक्सपेरिमेंट के, एम्पेरिकल जिसे हम कहते हैं, आधे एक्सपेरिमेंट आधे हाइपोथेसिस। तो देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन द केस ऑफ फिजिक्स। तो उन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग जो है टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एज यू नो दैट व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, उसका कुछ कंक्लूजन आता है, कुछ रिजल्ट आता है। तो देखिए जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, देन आफ्टर यू हैव एनालाइज दैट रिजल्ट, and now finally just after the analysis we come to the calculation result part. After the calculation we come to the conclusion part or the result part. अब देखिए रिजल्ट में क्या होगा, जो आपने हाइपोथेसिस जनरेट की थी शुरू में, वो उस रिजल्ट के आने के बाद या तो सच सिद्ध होती है या गलत होती है। तो दो रास्ते हैं हमारे पास। अगर हाइपोथेसिस इज ट्रू, देन वी विल फाइनली रिपोर्ट टू द रिजल्ट। If hypothesis is not true, it means false, or you can say that it's not totally, but if it is partially true, then what we have to do, we will have to think again. It means try and try again. Then we start thinking towards that hypothesis part. So the flow chart showing you कि हमें कैसे क्या करते हैं, और फिर हम लोग जो उसी हाइपोथेसिस पे फिर काम करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर काम करते हैं, और इसी प्रोसेस को आगे हम लोग रिपीटेड तरीके से करते हैं। तो ये होती है हमारी जो है साइंस की जो सोच है, एक सिस्टमेटिक वे में। दैट इज द प्रोसेस बिहाइंड एवरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आई होप दैट ये क्लियर हो गया। चलिए देखिए अब साइंस की, फिजिक्स की थोड़ी सी बात आगे बढ़ी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ब्रांचेस हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए द नॉलेज ऑफ फिजिक्स एक्यूमुलेट टिल 19th century is called the classical physics that deals with the macroscopic phenomena. It includes the subject like mechanics, thermodynamics, electromagnetism and optics. These are the main branch of macroscopic physics or the macroscopic phenomena, जिसे हम लोग एक क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं आज की डेट में। इसके दूसरे फेज में भी अभी हम बात करेंगे। तो दीज आर द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। एग्जाम्पल में आपको दिखाए तो मैकेनिक्स, जो मशीन्स आपके चारों ओर इन्वॉल्व होती हैं, लाइक दिस, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। देखिए डेली लाइफ, हमारी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो फिजिक्स से अलग हो। अब देखिए मशीन्स का हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इंसान जो है मशीन का गुलाम बन के रह गया है। तो जो मशीन की बात जहाँ हम करेंगे, दैट इज टू द मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, शुरुआत में सुबह उठते ही साथ आपको जो है चाय चाहिए, वो भी गर्मा गर्म, तो हीट की बात हो रही है। दूसरा देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कार। अगर आप गर्मी के दिनों में कार को बाहर खड़ा कर देते हैं, तो अगर सारे शीशे बंद हैं तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब आप उसका डोर ओपन करते हो उसको ड्राइव करने के लिए, तो you feel a quite warm air exhausted part. That is due to the insulation. जो रेडिएशन से सन का वो अंदर तो आ जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता है, तो उस वजह से काफ़ी सफोकेटेड पार्ट हो जाता है, कार काफ़ी गर्म हो जाती है। तो हर जगह एक्टिविटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, डोरबेल आपने देखी होगी, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये काफ़ी कुछ हम लोग डिटेल में चर्चा करें, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिक्स की बात करें, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनका हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द मेन ब्रांच ऑफ क्लासिकल। नाउ द रिसेंट नॉलेज और बियॉन्ड 19th century, there is a new physics, new concept called the, which consisting of two basic theory. One is called the theory of relativity and the other one is called the quantum mechanics. So these two theories are related with the modern physics and the concept regarding the classical physics which are not applicable here. तो ये आपको पूरी फिजिक्स की झलक दिखाई जा रही है कि क्या कुछ होना चाहिए। E इक्वल टू mc², ये फार्मूला आपने खूब देखा होगा। एनर्जी इक्वल टू एनर्जी और मास का रिलेशन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसका क्रेडिट जाता है। अब ये आपके सामने चार्ट है, द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स।
ये पॉइंट वाइज हैं, आपको जानना ज़रूरी है, तो मैं वन बाय वन आपको पढ़ते चला जाता हूँ. द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी लार्ज. द फिजिक्स डील्स विद द वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन सच एज मैकेनिक्स, हीट एंड लाइट. खाली यही नहीं है, बहुत डेप्थ में है. सेकेंड वन, द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स हेल्प अस टू नो द फोर्स इन्वॉल्व इन द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, walking of a man, and so on. These are related to the mechanics. Third one is the study of heat helps us to know rise and fall of temperature, working of heat engine and so on. ये हम लोगों ने जो समराइज तरीके से बात की उसी को थोड़ा सा और जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है. Electricity helps to understand the basic principles involved in generators and motors. The exciting discipline of modern physics takes us into the microscopic world of atoms and electrons. Modern physics हमें microscopic approach की तरफ ले जाती है. The distribution of charge proposed by the Thomson in his model was tested by Ernest Rutherford in the year 1909 by using the subatomic projectile particle to bombard a target nucleus or target of atom. These projectiles, called the alpha particles, were identified and so the products of radioactivity. देखिए इसी एक्सपेरिमेंट से जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. इसलिए देखिए मेरे मुंह से एटम की जगह न्यूक्लियस निकल गया था. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो आज आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसी एक्सपेरिमेंट से उसकी जो है डिस्कवरी हुई थी. चलिए आगे हम लोग बात करें, बहुत ही खास है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज प्रपोज्ड बाय द थॉमसन इन हिज मॉडल वाज, okay, we have already discussed that. Rutherford famous particle scattering experiment is represented in the figure above A. चलिए वो भी हम लोग बात कर देंगे. A stream of very high energy alpha particles from a radioactive source is directed to the thin foil having its thickness about 100 nanometer. And what was the observation? Most of the alpha particle, they passed out without any deviation, and a very small quantity of particle they reflected back, and the few they show some deviation. So I was already telling you the discovery of nucleus is already from this Rutherford experiment. Okay, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे physics in relation to the science, society and technology. So among the various disciplines of science, the only discipline which can be regarded as the being most fundamental is physics. It has played a key role in the development of all the other disciplines. For examples, physics in relation with the chemistry, you cannot separate the physics and chemistry. So there is a great contribution of physics to the chemistry. The study of the structure of atoms, molecules, radioactivity, X-ray, diffraction, etc. And physics has enabled chemists to rearrange elements in the periodic table and to have a better understanding of chemical bonding and complex chemical structures. So there is a great support from the physics to the chemistry. If we are talking about the physics in relation to the biological science, the optical microscopic development and the physics are extensively used in the study of biological examples. Electrons microscope, X-ray and radioisotopes are used widely in the medical science. So there is a great relation between them. देखिए physics in relation to the astronomy, the great astronomical telescope and radio telescopes have enabled the astronauts to observe the planets and other heavenly objects. So यहाँ पर भी इसका contribution है. देखिए बहुत हर ब्रांच में you cannot separate them. फिजिक्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, और देखिए फिजिक्स की भाषा मैथमेटिक्स ही है, तो फिजिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स के लिए. चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है. मैथमेटिक्स हैज सर्व्स एज ए पावरफुल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स. इट मीन्स दैट्स व्हाई पीपल्स आर सेइंग दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. सो देयर इज अ बिग कंट्रीब्यूशन. फिजिक्स रिलेट्स टू द अदर साइंस लाइक biophysics, zoology, heterology and oceanology, seismograph and many more laws of physics.
बहुत सारे हैं, आपको कितने बताए जाएं। अब देखिए सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, जो हम लोग ये वीडियो भी आप जैसे देख रहे हैं, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीग्राफ एंड टेलेक्स enable us to transmit messages instantly. The development of radio and television, satellite has revolutionized by means of communication. Advance in electronics such as computers, calculators and lasers have great enriched the society. Rapid means of the phenomena of controlled nuclear chain reaction. देखिए अभी इस कोरोना पीरियड में ये आपको नजर आ रहा है पड़ोसी मुल्कों के साथ में हिंदुस्तान का जो भी है, तो देयर इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। हर जगह यू कैन नॉट सेपरेट इट। नाउ देखिए उसकी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो है चर्चा नहीं रुकेगी। तो चलिए हम लोग खास बातों को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। द बेसिक फोर्सेज इन नेचर, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। उनमें से पहला जो हम लोग जो हम आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले F = G(m1m2/r²), सब लोग जानते हैं, ये कोई नया नहीं है, आपने 9th में पढ़ा था। जैसे आप कैसे कह सकते हैं कि न्यूटन साहब वाला कि न्यूटन के सर पे सेब का गिरना था कि आपके लिए जो है ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होना था। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम लोग डिटेल में इसके बारे में जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे। जो F = G(m1m2/r²) है, वहाँ G की जगह पर K कर दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और M1 M2 की जगह आप चार्ज कर दीजिए। तो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दूसरा रहा। तीसरे हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट कैन बी द फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट और द फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, an electric charge moving in a magnetic field experiences a force. This is called the electromagnetic force. It is a combination of electricity and magnetism. ये हम लोग जो है सेकेंड ईयर में डिटेल में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए शब्द में ही है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दोनों को मिला के जो शब्द बनता है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। न्यूक्लियर फोर्स, the biggest one. This is the strong force having a very short range, in the range of Fermi 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स के डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एटम का साइज होता है एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, बट ये न्यूक्लियर फोर्स हमारा फर्मी में 10⁻15 मीटर, इस रेंज में। इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट डज नॉट डायरेक्टेड अलोंग the line joining the center of interacting particles. The force acts within the nucleus. There are many more properties of nuclear force that is we will have to discuss in detail in the class 12th. But in a simple way we can say that it is the one of the most strongest force present in nature. Nuclear force is the strongest one. We part of nuclear force. देखिए मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, मेनली अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये पहले इनको माना जाता है, दी जाता फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन मॉडर्न थ्योरी, क्वार्क थ्योरी के डेरिवेशन, क्वार्क थ्योरी के बाद ये पता चला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। 6 क्वार्क पार्टिकल हैं। तो उनके बीच में अगर हम बात करेंगे तो ये जो फोर्स है वीक फोर्स, नाम इसका वीक फोर्स है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है। वीकेस्ट जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज द वीकेस्ट वन। इसका नाम है वीक फोर्स क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टैंड एज येट, दैट्स आई एम टेलिंग यू। तो क्वार्क थ्योरी ये हर आदमी नहीं जानता भाई साहब, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टैंड एज येट, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट इट्स रेंज इज शॉर्टर देन द न्यूक्लियर फोर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू it is important only for the certain nuclear process like radioactive beta decay. Are you getting it or not? Radioactive beta decay. A beta, generally people say that beta means electron.
but that is not electron. That is the particle having charge equal to the electron, but that is emitted from the nuclei. That's why it is called the beta particle. चार्ज सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन की तो वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है भाई साहब कि उसको आप न्यूक्लियस में रख ही नहीं सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखने वाला पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द बीटा पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा। गामा इज रेडिएशन। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सब। देखिए यहाँ पर आपको कंपेरिजन दिखाया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में बाकी सभी फोर्सेस का। तो ये यहाँ तक की बात है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल से ज़्यादा बात हो रही है, तो कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखिए शुरुआत में आपने F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर की बात की थी। तो कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड कुछ कंपेरेटिव पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। व्हाट आर द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी? दे आर बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ये मैंने जब आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था। उसको भी जिन लोगों को देखना भाई साहब आई बटन पे जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सो दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे ऑपरेट्स इवन इन वैक्यूम। दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू। एंड व्हाट इज द डिसिमिलरिटी? लुक एट हियर, द ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव while the electrostatic force may be attractive or repulsive। कुछ भी हो सकता है। तो ये उन दोनों में डिसिमिलरिटी की बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational constant of proportionality does not depends upon the medium, while the electrical constant जो हमारा F इक्वल टू k K1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में जो k था वो हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। वही बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। चलिए चलते चलते एक बात आपसे और कर ली जाए। देखिए फिजिक्स में कई ऐसे लॉज हैं जिनको आप बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैंने जो है जनरल जो पहला लेक्चर था आपका उसमें भी आपको बता रखा है। कूलम्ब्स लॉ की जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए जो लिखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए वैसे तो कई कंजर्वेशन लॉज होते हैं। देयर आर नियरली 14 लॉज ऑफ कंजर्वेशन बेस्ड ऑन द सिमेट्री प्रिंसिपल इन फिजिक्स, बट उनमें से कुछ जो खास हैं उनको हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं, वो आप कई जगह पे देखेंगे। Law of conservation of linear momentum. If no external force acts on a system of colliding object, then you can say that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. दूसरा है आपका law of conservation of energy. Energy cannot be neither be created nor be destroyed, but it can be changed into its form can be changed from one form to the another. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब रोटेशन की बात करते हैं, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स अपॉन ए सिस्टम देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। सो इफ टाउ इज इक्वल टू 0 देन dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। और मैथ के लोग जानते हैं, मैथ के लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी इज 0 मीन्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। d by dx of constant is 0। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये थी आज की जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी है। देखिए इसको और पढ़ने के लिए मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि आप अपना एक चार्ट बना लीजिए ABCD वाइज, तो आपकी जो दोस्ती हो जाएगी फिजिक्स से। तो भाई साहब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब आप यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई साहब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ बाकी औरों की भी मदद हो जाए एक फिजिक्स अलग अंदाज में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग फिर वहाँ बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, यूनिट एंड मेजरमेंट। ध्यान रखिए।